नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे राजस्थान सीएचओ मॉडल पेपर्स और आज का अपना मॉडल पेपर है सिक्स्थ। इससे पहले अपन ने 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। 5वें मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, वो अभी हम लास्ट में देख लेंगे। फिलहाल अभी हम इस पेपर के आंसर की जान लेते हैं। पेपर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर मिल ही गया है। जिनको नहीं मिला है वो टेलीग्राम पे जाए और नर्सिंग चैलेंजर्स वहाँ पे सर्च करें, अपने आप को वहाँ पे चैनल और ग्रुप के अंदर ऐड कर ले। वहाँ पे आपको ये सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस पेपर की आंसर की को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है, जो आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आप पूछा गया है, हाउ शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। एडल्ट वन को जब भी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज ए नर्स आप आयरन इंजेक्शन लगाएंगे तो किस प्रकार से, किस मेथड से आप जो है, किस रूट से आप लगाएंगे, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन इंटरडर्मल इन द फॉर आर्म, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस इन द आर्म, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जेट टेक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड, जिन्होंने ये ऑप्शन भी किया है ऑप्शन डी, उनका आंसर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 3 सवाल आपके ये पूछे जा सकते हैं कि जो आयरन इंजेक्शन होता है वो कौन सी टेक्निक से लगता है, तो आपको आंसर में करना होगा फिर जेड ट्रैक टेक्निक। आपको पूछ लिया जाए आयरन इंजेक्शन कौन से रूट से लगता है, तो आपको आंसर में क्या करना है, इंट्रा मस्कुलर। आपको मसल का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ग्लूटियल मसल जो है आंसर में कर देना है। तो आपको 3 चीज़ें पता हो गई, आयरन इंजेक्शन जेट टेक्निक से लगता है, इंट्रा मस्कुलरली लगता है, और ग्लूटियस जो मसल्स होती है वहाँ पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन्हें ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जिन्होंने भी गलत किया है वो करेक्शन कर लीजिए, सही कर लीजिए, सही से इसको याद कर लीजिए। हो सकता है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ जोड़े दिए गए आपको पेयर्स में, इनमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से जो पेयर्स है वो क्या है, करेक्टली मैच है, बिल्कुल सही से मैच हो रखे हैं। एक तरफ आपको विटामिन दे रखा है, दूसरी तरफ आपको डेफिशिएंसी डिजीज दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया, डेफिशिएंसी से क्या होगा, जीरोप्थेल्मिया। तो ये क्या है, ये जो पेयर है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी टू की वजह से या फिर इसकी डेफिशिएंसी से जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी आपकी रेडिस आई, यानी कि ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट विटामिन ई की वजह से लेस फर्टिलिटी हो सकती है। तो ये मतलब जो चारों पेयर्स आपको दिए गए हैं चारों के चारों क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये करेक्टली मैच हो रखे हैं। अब ऑप्शंस देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना था। जिन्होंने ऑप्शन ए बी सी किया है उनका आंसर तो क्या है, गलत है। और जिन्होंने ऑप्शन डी किया है ऑल ऑफ दी अबव, उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेयर्स आपको दिए गए हैं चारों के चारों क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, आपको नॉर्मल ड्यूरेशन बतानी है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस की। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट देखिए 2 वीक, नेक्स्ट 4 वीक, नेक्स्ट 6 वीक, नेक्स्ट है 8 वीक। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। 6 वीक जो है वो आपको राइट आंसर कर देना है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो आपका सेम है, आपको वीक में वैल्यू ना देकर आपको डेज में दे दे, किस में दे दे, डेज में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको 6 डे दे दिया गया, बहुत सारे लोग जो है ऑप्शंस को पढ़ते ही नहीं है, 6 डे है या वीक है, सीधा उसको क्लिक कर देते हैं और फिर कहते हैं ये क्वेश्चन तो मेरा क्या हो गया, सही हो गया, लेकिन वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो 6 डे जो है इसका कोई करेक्ट जवाब नहीं होगा। 6 वीक हो तो आपको ये करना है, अदरवाइज डे में होगा तो आपको 42 डेज जो है वो ऑप्शन में ज़रूर दिया जाएगा। तो दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। वीक में भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो कभी कभार डेज में आपको वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द न्यूट्रेंट ऑफ प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। यहाँ पे कुछ न्यूट्रेंट्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से वो न्यूट्रेंट है जिनके जो प्रिंसिपल है वो कैसे होते हैं, प्रॉक्सिमेट, या फिर यूँ कह सकते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट, सबसे ज़्यादा बॉडी को ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है फैट, ये भी होता है। नेक्स्ट प्रोटीन, ये भी होता है। वाइटामिन एंड मिनरल, ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके 3 जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल,
के न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए 4 and 5 ओनली, 1 2 3 5 ओनली, 1 2 4 ओनली, नेक्स्ट 1 2 3 ओनली। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन डी किया है बिल्कुल सही जवाब है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन। आपने ORS सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया है, आपने अभी भी रिसेंटली जो है तैयार किया है ORS सॉल्यूशन। अब आपको ये पूछना चाह रहे हैं कि एज नर्स जो है, ये जो फ्रेशली आपने प्रिपेयर किया है ORS सॉल्यूशन, वो कब तक यूज़ आपको लेना है। यहाँ पे कुछ हावर्स में आपको वैल्यू दे रखी है। देखिए पहला ऑप्शन 24 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 12 आवर्स, नेक्स्ट 6 आवर्स, और जिनको नहीं आता उनके लिए ऑप्शन ई है ही। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपको आंसर में क्या करना है, 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उस ORS के सॉल्यूशन को यूज़ करना होता है। उसके बाद में उस ORS के सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेफरल सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको दे रखी है वो रेफरल सिस्टम की सही से आपको मैच करनी है, मतलब बतानी है। कुछ आपको यहाँ पे रेफरल सिस्टम को जो है सीक्वेंस में बताया गया है ऑप्शंस में, लेकिन आपको सही बताना है जो जो है रेफरल सिस्टम को सही से फॉलो कर रही हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन DH PSC CSC SWC। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है AAM, क्योंकि ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। जो भी CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो अभी रिसेंटली जो है HWCs के नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं और उनको अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। तो आप ध्यान रखना, HWC की जगह अगर आम आपको दे दिया जाए, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑप्शन में दे दी जाए, तो भी आपको वही समझना है जो आप पहले सब सेंटर या फिर HWC समझते थे, वही है आपका आम, यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो HWC का दूसरा नाम अभी क्या हो गया है, आम आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट HWC CSC PSC DS, तो ये भी गलत है क्योंकि HWC से डायरेक्टली CSC पे रेफर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए HWC आम, PSC CSC DS बिल्कुल सही है। HWC वाले जो भी है पर्सन्स, जो भी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स होते हैं वहाँ पे, या फिर ANM जो होती है वो रेफ़र कहाँ करती है, PSC पे। PSC वाले रेफ़र कहाँ कर सकते हैं, CSC पे। CSC वाले रेफ़र कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही है रेफरल सिस्टम की। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है, डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द मेंटल हेल्थ बिल बिकम मेंटल हेल्थ एक्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो मेंटल हेल्थ बिल है वो मेंटल हेल्थ एक्ट में कब परिवर्तित हुआ था, ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। फर्स्ट देखिए 1912 है, नेक्स्ट 1985, नेक्स्ट 1987, नेक्स्ट 1990। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है बिल्कुल सही जवाब है। 1987 में मेंटल हेल्थ बिल को परिवर्तित करके मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम से जाना जाने लगा था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर कर देना है। मेंटल हेल्थ बिल जो है वो कन्वर्ट कब हुआ था मेंटल हेल्थ एक्ट में, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैपनेस ऑफ सर्विक्स इज असेस्ड बाय। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि जो सर्विक्स की रैपनेस है वो किस में हम असेस करते हैं। यहाँ पे कुछ स्कोर आपको दे रखे हैं। देखिए पहला बाइसॉप स्कोर, नेक्स्ट एपकार स्कोर, नेक्स्ट डाउनी स्कोर, नेक्स्ट न्यू बेलार्ड स्कोर। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। सर्विक्स की राइपनेस हम असेस करते हैं बाइसॉप स्कोर के अंदर। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि बाइसॉप स्कोर का यूज़ क्या है, तो आपको आंसर में करना होगा टू डिटरमाइन द मैटरनल रेडीनेस। मैटरनल जो रेडीनेस है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम बाइसॉप स्कोर जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका एपगार स्कोर, इसको लेकर तो अभी पिछली एग्जाम में जो NHM का स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। एपगार स्कोर का मतलब है जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसको फर्स्ट मिनट एंड 5 मिनट जो है उसकी ऑल ओवर वेलबींग कंडीशन को जो हम एवेल्युएट करते हैं वो आप अपना कहलाता है एपगार स्कोर। नेक्स्ट आपका डाउनी स्कोर। डाउनी स्कोर के अंदर क्या होता है, डाउनी स्कोर में हम असेस करते हैं क्लिनिकल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। ध्यान रखना, क्लिनिकल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को जो है हम असेस करते हैं वो स्कोर कहलाता है आपका डाउनी स्कोर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट न्यू बेलार्ड स्कोर। जो बेलार्ड स्कोर है
इससे हम डिटरमाइन करते हैं गेस्टेशनल एज को। किसको? गेस्टेशनल एज को। तो ध्यान रखना तीनों जो चारों स्कोर है, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाइसॉप स्कोर जो है इसमें हम राइपनेस ऑफ सर्विक्स जो है वो असेस करते हैं। बाइसॉप स्कोर में हम डिटरमाइन करते हैं मेटरनल रेडीनेस को। नेक्स्ट आपका एप्गार स्कोर, बच्चे की ऑल ओवर वेलबिंग जो एक्टिविटीज़ है उनको हम डिटरमाइन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, वो अपना एप्गार स्कोर कहलाता है। नेक्स्ट है डाउनी स्कोर, इसमें हम क्लिनिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन को असेस करते हैं। नेक्स्ट बेलार्ड या फिर न्यू बेलार्ड स्कोर जो है उसमें हम गेस्टेशनल जो एज है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी जो आपको बताया गया है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन का बैरियर मेथड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है कॉन्डोम, नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप, नेक्स्ट कॉपर टी, नेक्स्ट है डायफ्राम। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम, ये बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के। और ये आपका हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कॉपर टी। तो यहाँ पे बैरियर मेथड आपको पूछा गया कि कौन सा एक नहीं है, तो आपको आंसर में क्या करना है, कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg, what will be his required weight at the age of 4 years। आपको सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है कि एक बच्चा है जिसका जन्म पे वजन कितना था, 3 किलो। अब वो बच्चा 4 साल का हो चुका है, तो अब बताइए इस बच्चे का वजन कितना हो गया है। ये आपको सिंपल सा सवाल पूछा गया है। फर्स्ट है 6 kg, नेक्स्ट है 12 kg, नेक्स्ट है 14 kg, नेक्स्ट है 16 kg। जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है बिल्कुल सही जवाब है। 16 किलो जो है बच्चे का वजन हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, डबल जो है वेट, या फिर यूँ कह सकते हैं 2 गुना वेट जो है वो 6 महीने पे हो जाता है। 3 गुना वेट जो है वो 1 साल पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है 4 साल पे, तो 4 साल पे जो है करीबन 5 गुना वजन जो है हो जाएगा। तो 5 × 3 कीजिए, कितना आएगा आपका 15। तो यानी 15 किलो से लगभग ज़्यादा ही बच्चे का वजन होगा। तो आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं कि 16 किलो जो है वजन जो है बच्चे का हो गया है, कब, 4 साल पे। और आपको ये पूछ लिया जाए कि हाइट जो है वो डबल कब होती है, तो भी आपको आंसर में क्या करना है, 4 ईयर, यानी 4 साल से जो है बच्चे की हाइट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बार यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ्स करने वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, पहला सवाल आपको यहाँ पे कुछ लोकियाज के अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। आपको एक तरफ डेज दे रखे हैं कि जो लोकिया रूब्रा है वो कब से कब तक होगा, लोकिया सिरोसा कब से कब तक होगा। तो आपको बताना है इनमें से। तो सबसे पहले है लोकिया रूब्रा, जो इनके नाम है इनमें ही काम है। रूब्रा मतलब रेड, ठीक है, सिरोसा मतलब येलो, एल्बा मतलब वाइट। ये तो आपको पता चल गया है कि जो डिस्चार्ज होगा वो किस किस टाइप का होगा, रूब्रा में रेड होगा, सिरोसा में येलो होगा एंड एल्बा में वाइट होगा। तो अब इनको हम मैच करते हैं। देखिए इनको मैच करते हैं। लोकिया रूब्रा जो है वो आपका फर्स्ट डे से लेकर 3rd डे तक जो होता है वो आपका लोकिया रूब्रा कहलाता है। इसमें रेड डिस्चार्ज होता है, ठीक है, रेड वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा जो होगा वो आपका 4th से लेकर 10 डेज तक का होगा। नेक्स्ट है आपका लोकिया एल्बा, ये वाइटिश डिस्चार्ज होता है इसमें, ये 10 to 21 डेज तक होता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जर्व एपिशियोटोमी। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है कि एपिशियोटोमी को ऑब्जर्व करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है। तो आप आंसर करना रिडार टेक्निक। कौन सी टेक्निक, रिडार टेक्निक। रिडा का मतलब है रेडनेस, इकाइमोसिस, एडिमा, डिस्चार्ज, अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे जो डी है उसका 4th हो जाएगा। तो इनको आप मैच कीजिए, जो फर्स्ट है उसका 3rd, जो बी है उसका 1st। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में आ रहे हैं। सी जो है उसका 2nd होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको एंटीडोट दे रखी है, दूसरी तरफ आपको पॉइजनिंग दे रखी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कोई सी भी ड्रग है जो उसकी अगर ओवरडोज होने की वजह से किसी पर्सन को पॉइजनिंग हो रही है या फिर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनकी क्या एंटीडोट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विटामिन के जो है वो किसकी एंटीडोट है। तो ये तो आप सभी को पता ही है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। वारफेरिन की एंटीडोट होती है विटामिन के। और अगर आपको पूछ लिया जाए हिपेरिन की एंटीडोट,
तो आपको आंसर में क्या करना है, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। तो वो हिपेरिन की होती है, वारफेरिन की विटामिन के होती है। अब नेक्स्ट देखिए फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल जो है वो आपकी एंटीडोट होगी आपकी बेंजोडाइजिपिन की, यानी बेंजोडाइजिपिन की अगर ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में हम एंटीडोट यूज लेते हैं फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट है डेफरोक्सामाइन। डेफरोक्सामाइन जो है वो एंटीडोट है आपकी आयरन टॉक्सिसिटी की, आयरन टॉक्सिसिटी में एंटीडोट यूज लेते हैं हम डेफरोक्सामाइन। जो बच गया वो आपका नैलक्सोन। नैलक्सोन जो है वो एंटीडोट है आपकी ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स की अगर ओवरडोज हो जाए तो हम जो एंटीडोट यूज लेते हैं वो यूज लेते हैं नैलक्सोन। तो यहाँ पे इनको मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही से मैच हो रहा है। ए जो है उसका थर्ड, बी जो है उसका फोर्थ, नेक्स्ट सी जो है उसका फर्स्ट, एंड डी जो है उसका सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने डी लिखा है सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपको सिंड्रोम दे रखे हैं या फिर यूँ कह सकते हैं डिजीज कंडीशंस दे रखे हैं, तो दूसरी तरफ आपको कलर कोड एंड किट के नाम दे रखे हैं। ये सवाल अभी जीएनएम स्टाफ नर्स के पेपर में भी पूछा गया था। इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये सॉल्व कीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीट फिर से हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये एक एसटीआई या फिर आरटीआई की जो गाइडलाइन है उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए कुछ किट बनाए गए हैं अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उनमें क्या क्या मेडिसिन आती है वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम। वेजाइनल डिस्चार्ज जो सिंड्रोम है इसके लिए जो कलर कोड है वो आपका रहेगा ग्रीन। कौन सा रहेगा, ग्रीन। एंड जो किट है वो होता है इसमें किट नंबर 2। ये भी ध्यान रखना, ग्रीन जो कलर का जो आपका किट होता है वो होता है किट नंबर 2। नेक्स्ट देखिए लोअर एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम। जो लोअर एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम है इसके लिए जो आपका किट आता है वो आता है आपका येलो किट। येलो किट जो होता है उसका किट नंबर आता है आपका 6, यानी 6 नंबर पे जो किट नंबर होता है वो होता है आपका येलो। और वो किसके लिए यूज होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट है यूरिथ्रल डिस्चार्ज एंड पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग। हो सकता है आपको यूरिथ्रल डिस्चार्ज मिल जाए या फिर आपको क्वेश्चन में पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग मिल जाए। तो इसके लिए जो किट यूज होता है वो होता है आपका ग्रे। कौन सा, ग्रे, जो कि किट नंबर फर्स्ट है। किट नंबर फर्स्ट जो यूज होता है वो होता है आपके यूरिथ्रल डिस्चार्ज के लिए या फिर पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए। नेक्स्ट है जेनाइटल अल्सर डिजीज। जेनाइटल अल्सर डिजीज में भी कौन सी, हार्पेटिक। एक होती है नॉन हार्पेटिक, दूसरी होती है हार्पेटिक। नॉन हार्पेटिक के लिए जो है 2 कलर कोड जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको हार्पेटिक का पूछा गया है, तो हार्पेटिक के लिए जो कलर कोड यूज होगा वो होगा आपका रेड, जो कि किट नंबर 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही से मैच करा। देखिए ए जो है उसका फोर्थ, बी जो है उसका फर्स्ट, सी जो है उसका सेकेंड, एंड डी जो है उसका थर्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके यहाँ पे एक तरफ नर्व के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि कौन सी नर्व कहाँ पर जो है सप्लाई करती है। और यहाँ से बहुत बार सवाल भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। देखिए यहाँ पे ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर नर्व को लेकर सवाल ये पूछा जाता है, या तो सीधा से ये पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी है। तो आपको आंसर में क्या करना होगा फिर, ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो है वो आपको आंसर में करना होगा अगर स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे तो। और अगर आपको लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे तो आपको आंसर में करना है फिर ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है उसको ट्राइफेशियल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए ट्रोक्लियर या फिर जो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है ये कहाँ पर सप्लाई करती है, आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई को। नेक्स्ट है आपकी एब्डोसेंस। एब्डोसेंस जो मसल होती है जो नर्व होती है वो सप्लाई करती है आपकी एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई को। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई है उसको सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है। आपको आंसर में क्या करना है, एब्डोसेंस। नेक्स्ट ट्राइजेमिनल, जिसको ट्राइफेशियल या फिर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये नर्व आपकी सप्लाई करती है मसल ऑफ मास्टिकेशन, यानी कि इस मसल को मसल ऑफ मास्टिकेशन के इस नर्व को मसल ऑफ मास्टिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं जो मास्टिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व। जो आपकी सेंसरी हो या फिर मोटार फाइबर्स के जो भी आपकी हेल्प होनी है
वो किसके द्वारा होती है, ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका बच गया ओक्यूलोमोटार। ओक्यूलोमोटार का फंक्शन जो होता है या फिर ये जो सप्लाई होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल रेक्टस, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई जो है उसके लिए ट्रॉक्लियर नर्व होती है, और जो एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई है उसके लिए एब्डोसेंस नर्व होती है। इनको छोड़कर बाकी को जो सप्लाई करती है वो कौन करती है, ओक्यूलोमोटार। यहाँ पे यही तो लिखा है एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई बॉल एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल रेक्टस। दोनों के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है। तो इनके अलावा एक्सट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक हो, दोनों ही टाइप की जो आई मसल्स होती है उन सभी को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ओक्यूलोमोटार। आइरिस एंड सीलियरी ये इंटरनल आई मसल्स है, इनको भी सप्लाई कौन करती है, ओक्यूलोमोटार। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ए है उसका 2 हो जाएगा, देन जो बी है उसका 3 हो जाएगा, जो सी है उसका 1 हो जाएगा, और डी जो है उसका 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है, 2 3 1 4 यहाँ पे तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 3 1 4 बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर लिखे हुए हैं, और यही आपका सही जवाब है। तो जहाँ पे आपने जिन्होंने भी सी किया है बिल्कुल सही जवाब है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक तरफ आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है लेन्यूगो। लेन्यूगो का मतलब है आपका, लेन्यूगो का मतलब होता है फाइनी एंड डाउनी हेयर ग्रोथ ओवर द एंटायर बॉडी। बॉडी के ऊपर जब बेबी डिलीवर होता है उस दौरान उस बच्चे के ऑल ओवर एंटायर बॉडी के ऊपर जो है फाइन एंड डाउनी हेयर होते हैं, वो कहलाते हैं आपके लेन्यूगो। नेक्स्ट है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा का मतलब है वाइटिस चीजी सब्सटेंस कवर द बॉडी। जो बच्चा होता है, जो बेबी अभी भी डिलीवर हुआ है, उस बेबी के बॉडी की एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग वाइटिस चीजी सब्सटेंस से होती है, वो आपकी कहलाती है वर्निक्स कैसियोसा। नेक्स्ट देखिए मीलिया। मीलिया जो है इसका यहाँ पे मीनिंग, मीलिया का मतलब है स्मॉल वाइटिस पिन पॉइंट स्पॉट ओवर द नोज कॉज्ड बाय रिटेन्ड सीबेशियस सिक्रेशंस। यानी कि जो नोज है उसके चारों तरफ जो है स्मॉल एंड वाइटिस पिन पॉइंट स्पॉट बन जाएंगे, जो कि सीबेशियस सिक्रेशंस के रिटेन होने की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आपका मंगोलियन स्पॉट्स। मंगोलियन स्पॉट्स का मतलब है, मंगोलियन स्पॉट्स जो बच गया वो आपका मंगोलियन स्पॉट्स है। तो यहाँ पे देखिए जो मंगोलियन स्पॉट्स है इसका मतलब है ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑन ब्लैक बेक बटक्स एंड सेक्रल रीजन। यानी कि ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाएगा कहाँ पे, बेक बटक्स एंड सेक्रल रीजन पे, वो आपके कहलाते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। तो देखिए इनको मैच कीजिए। जो ए है यानी कि लेन्यूगो है उसका आपका फाइन एंड डाउनी हेयर जो है वो हो जाएगा, तो ए जो है उसका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं एक बार 3। देन वर्निक्स केशियो जो है, वर्निक्स केशियोसा का जो है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीलिया, तो मीलिया जो है उसका आपका फोर्थ हो जाएगा, एंड जो बच गया उसका सेकंड हो जाएगा। तो 3 1 4 2 कहाँ पे आ रहे हैं, 3 1 4 2 यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में तो नहीं है, 3 1 4 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी डी लिखा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ आपके सिंड्रोम है, दूसरी तरफ इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम के बारे में आपको मान लीजिए नहीं पता है। हॉर्नर सिंड्रोम इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में भी आपको मान लीजिए नहीं पता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पर मान लीजिए कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में ही पता है, तो चलिए इसी को सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब है कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, यानी जो मीडियन नर्व है वो क्या हो जाए, कंप्रेशन, तो उसकी वजह से जो सिंड्रोम होगा वो क्या होगा आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। तो सी है उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। जब आप ऑप्शंस को मैच करेंगे तो सी जो है उसका फोर्थ देखिए, तो यहाँ पे इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी जो ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में पता है और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे सही से मैच किया हुआ है। अगर यहाँ पे सी फोर्थ जो है, सी फोर्थ जो और भी अगर ऑप्शंस में आता तो फिर आपके कन्फ्यूजन और बढ़ जाता, तो फिर आपको और ऑप्शंस देखने की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। चलिए इनको और डिस्कशन
जो है कर लेते हैं कौन कौन से सिंड्रोम में क्या क्या होता है। ये तो एक तरीका था, यानी कि जब आप एग्ज़ाम पेपर देंगे तो आप टाइम को ज़्यादा खर्च ना करें, उसके लिए ये एक छोटी सी ट्रिक यही है कि आपको जो आता है वो सबसे पहले देख लीजिए। एक या दो को मैच करेंगे, बाकी जो है अपने आप मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम का आपका हो गया मिडी नर्व का कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है फेल्टी सिंड्रोम। फेल्टी सिंड्रोम जो है वो कॉम्प्लिकेशन है किसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, फेल्टी सिंड्रोम। तो जो डी है उसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है उसमें आपके सही मैच हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ए जो है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम का मतलब है आपका पेरिकार्डाइटिस कॉज्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टू नेक्रोटिक मायोकार्डियम कॉजेज प्लूरल फ्रिक्शन रब एंड फीवर। यानी कि पेरिकार्डाइटिस कॉज हुआ है किसकी वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, नेक्रोटिक मायोकार्डियम हुआ, जिनकी वजह से क्या हुआ, जो है प्लूरल फ्रिक्शन रब हुआ एंड फीवर। ये आपके जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो किसके हैं, ड्रेसलर सिंड्रोम के। अब नेक्स्ट सिंड्रोम देखते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर जो बच गया वो आपका हॉर्नर सिंड्रोम है। हॉर्नर सिंड्रोम का मतलब है पटोसिस एंड पैरालिसिस ऑफ ऑकुलर मसल। ऑकुलर मसल का पैरालिसिस होना, पटोसिस होना, वो आपका कहलाता है हॉर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डिल्यूजन के कुछ टाइप दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज के बारे में तो बहुत बार आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार आपने सुना भी होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज डिल्यूजन या फिर ग्रैंडियोज का जो मतलब होता है वो होता है आपका बिलीफ दैट क्लाइंट हैज़ कम ग्रेट, यानी अपने आप को सबसे महान समझता है। कौन, जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है। कौन सा साइकेट्रिक पेशेंट, ग्रैंडियोज डिल्यूजन का पेशेंट। ऐसा अगर पेशेंट है तो वो अपने आप को क्या समझेगा, महान समझेगा, यानी पूरे देश में वही राजा है, बाकी तो सब क्या है, प्रजा है। तो ऐसा कोई पर्सन है तो मतलब उसको क्या हुआ, ग्रैंडियोज डिल्यूजन। नेक्स्ट है एरोटोमेनिक। एरोटोमेनिक वर्ड से ही पता चल रहा है, नाम में ही काम है। एरोटोमेनिक का मतलब है बिलीफ दैट अनदर पर्सन इज इन लव विथ क्लाइंट। पेशेंट ये सोचता है कि ये पर्सन सिर्फ मेरे से ही प्यार कर रहा है, यानी लव कर रहा है। तो ऐसा कोई पर्सन सोच रहा है, मतलब उसको क्या हुआ है, एरोटोमेनिक डिल्यूजन। आपके अंदर भी हो सकता है, कहीं आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि आपको भी एरोटोमेनिक जो है डिल्यूजन हो सकता है। आपसे प्यार तभी होगा जब आप कुछ करेंगे, ठीक है। बिना कुछ करे बिना तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बना लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए। आपकी शादी भी होगी, आपसे प्यार भी होगा, ठीक है। तो एरोटोमेनिक डिल्यूजन आपको अभी नहीं पालना है। तो देखिए यहाँ पे जो ए है उसका सेकंड है, बी जो है उसका फर्स्ट है। देखिए ए जो है सेकंड है और बी जो है उसका फर्स्ट है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस में आ रहा है। चलिए थर्ड ऑप्शन और देखना पड़ेगा। सोमेटिक का मतलब आप समझते ही हैं। सोमेटिक का मतलब मान लीजिए आप नहीं समझते हैं, परसिक्यूटरी का मतलब तो आप 100% समझते होंगे, क्योंकि ग्रैंडियोज एंड परसिक्यूटरी से तो बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। परसिक्यूटरी का मतलब है पेशेंट जो है वो ये सोचेगा, चाहे उसका घर वाला ही हो, चाहे उसका पिता ही हो, यानी जो पेशेंट है उसके गार्जियंस हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, वो यही सोचेगा कि ये मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिलीफ दैट क्लाइंट हैज़ बीन कंस्पायर्ड अगेंस्ट। हर एक पर्सन के प्रति क्या करेगा, वो शक करेगा कि मेरे को मारना चाह रहा है। मतलब चाहे वो किसी सही काम के लिए आए हो उस पेशेंट के पास में, लेकिन ऐसा उस पेशेंट को लगता है, तो वो आपका कहलाता है परसिक्यूटरी डिल्यूजन। नेक्स्ट जो बच गया वो आपका क्या है, सोमेटिक। सोमेटिक का मतलब हो गया बिलीफ दैट समथिंग एबनॉर्मल एंड डेंजरियस इज द हैपनिंग टू द बॉडी। सोमेटिक बॉडी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर ऐसा कुछ एबनॉर्मल या फिर डेंजरस होने वाला है, ऐसा कोई पर्सन अगर सोच रहा है, मतलब उसको क्या हुआ है, सोमेटिक डिल्यूजन। तो यहाँ पे देखिए जो सी है उसका फोर्थ है, सी जो है उसका फोर्थ, डी जो है उसका थर्ड। तो यहाँ पे देखिए सी जो है उसका फोर्थ, डी जो है उसका थर्ड। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से एक डेफिनेशंस आपको कुछ टर्मिनोलॉजी की दी गई है और यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले डिल्यूजन। डिल्यूजन इसके बारे में तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। डिल्यूजन का मतलब होता है आपका फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ।
फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को क्या कहते हैं? डिल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलुसिनेशन। एक तो होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन इन प्रेजेंस सॉरी एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के एब्सेंस में अगर किसी पर्सन को कोई परसीव हो रहा है, यानी कि पेशेंट को क्या डेवलप हुआ है? हेलुसिनेशन। नेक्स्ट देखिए इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है मिस परसेप्शन ऑफ एन एक्चुअल स्टिमुलाई। कोई भी एक्चुअल स्टिमुलाई है और उसको अगर मिस इंटरप्रेट या फिर मिस परसीव कर रहा है कोई पर्सन, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी इल्यूजन। इल्यूजन का एग्जांपल यूँ समझ लीजिए, जैसे आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी यूँ समझ लीजिए कि आप जा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और आपके सामने रस्सी पड़ी है, उसको आप जो है सांप समझ रहे हैं, वो क्या आपका इल्यूजन है। ऐसा हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे नॉर्मल पर्सन्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये रस्सी नहीं सांप है, तो वो जब पास जाते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है? रस्सी है। तो वो क्या होती है? कंडीशन इल्यूजन। नेक्स्ट एक है आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि जैसे बाहर कोई साउंड नहीं है, यानी कोई भी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई साउंड है, फिर भी पर्सन को ऐसा लगता है कि बाहर कोई ना कोई बोल रहा है, मेरे से बात कर रहा है, या फिर कुछ भी है ना, एनीथिंग, वो ऐसा सोच रहा है, वो क्या है? हेलुसिनेशन। यूँ कह सकते हैं डर वाली कंडीशन। सबसे ज़्यादा जो डर वाली कंडीशन होती है वो हेलुसिनेशन में ही होती है ना। जैसे उसके शरीर पे कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ चिट्टियाँ जो है मेरे शरीर पे चल रही है। ऐसे ऐसे जो थॉट्स आते हैं वो हेलुसिनेशन के पर्सन्स में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वो क्या है? अल्जाइमर डिजीज़, यानी कि जो डिमेंशिया है उसका मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपको पूछ लिया जाए, ये आपको जो है एक नॉलेज के लिए इसके अंदर डाल दिया कि जो डिमेंशिया है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन में डाला गया। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज पूछ लिया जाए आपको तो अल्जाइमर डिजीज कर देना है। तो देखिए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले डिल्यूजन यानी कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, हेलुसिनेशन इन परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि 2 1 देन 3 2 1 4 3 2 1 4 3। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन 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 सेकंड बी। ऑप्शन बी जिन्होंने किया बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इल्यूजन का आपका फोर्थ हो गया, डिमेंशिया का जो है थर्ड हो गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, सॉरी 2 ऑप्शंस के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी है उसका आपको जब मैच करेंगे तो ए जो है उसका सेकंड है, बी जो है उसका फर्स्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम के नाम दे रखे हैं, कब लॉन्च किए गए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस CHO एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और यही सवाल पूछा आपको जा चुका है प्रीवियस CHO एग्जाम के अंदर। तो आपने वहाँ पे जवाब भी किया होगा, जिन्होंने 1952 किया है बिल्कुल सही जवाब था। यानी कि जो नेशन वाइड जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1953 के अंदर लॉन्च हुआ था। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो फिर आपको आंसर में 1950 ऐड कर देना है, 1958 कर देना है। अदरवाइज अगर आपको पूछा जाए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम तो 1953 ही आपको करना है। तो जो ए है उसका फोर्थ है, बी जो है उसका थर्ड है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टैब्लिश। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 1920 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये हम स्नॉर सेट में भी 2-3 बार पहले पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका NPHCE यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ये जो आपका बच गया वो आपका NPHCE है, यानी कि 2004 में लॉन्च हुआ था नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हार्मोन से रिलेटेड, कौन से हार्मोन का क्या काम होता है। एक तरफ हार्मोन है तो दूसरी तरफ उसका काम है। तो यहाँ पे देखिए प्रोलैक्टिन, सबसे पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो जो प्रोलैक्टिन है उसका आपका काम होता है, यहाँ पे देखिए प्रोलैक्टिन का काम होता है इनिशिएट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में मिल्क को जो है प्रोडक्शन का काम किसका होता है? प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन करवाती है, ऑक्सीटोसिन जो है वो आपकी इजेक्शन करवाती है।
ध्यान रखने की बात यही है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन इजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन सेकंड ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए, स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द एल्यूलाई ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट इनटू डक्ट्स। जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है उनकी एल्यूलाई से डक्ट से जो है एल्यूलाई के अंदर मिल्क इजेक्शन का जो काम होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम होता है आपका ऑक्सीटोसिन का। ध्यान रखिएगा, पी फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन करवाती है, इजेक्शन का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। तो ए जो है उसका थर्ड, बी जो है उसका सेकंड, नेक्स्ट है एल एच, और लास्ट इसमें एफ एस एच यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे देखिए एल एच एंड एफ एस एच। एल एच जो होता है, एल एच का काम होता है फर्स्ट, यानी ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होगा उसका काम होगा स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स एंड ओवम एंड रिक्वायर्ड फॉर ओव्यूलेशन। एल एच जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, फॉलिकल्स एंड ओवम को मैच्योर करने में स्टिमुलेशन में काम करता है, एंड ओव्यूलेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका बच गया एफ एस एच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना एंड फॉलिकल्स का ग्रोथ एंड डेवलप करवाना। ये किसका काम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो यहाँ पे देखिए सी जो है उसका फर्स्ट हो जाएगा, डी जो है उसका फोर्थ हो जाएगा। सी जो है उसका फर्स्ट, डी जो है उसका फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन का क्या बताया अभी भी, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है ए का जो है थर्ड हो जाएगा, एंड जो बच गया आपका ऑक्सीटोसिन उसका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जो बी है उसका जो बी है उसका सेकंड हो जाएगा, और जो ए है उसका क्या हो जाएगा, थर्ड, प्रोलैक्टिन जो फर्स्ट ए में रह गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल सही जवाब लिखा है। चलिए अपन जो प्रीवियस मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन में मिस एक करेक्शन जो करवाना था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा वो क्वेश्चन था और उसमें क्या करेक्शन करना है। ये देखिए वो क्वेश्चन जो आपको करेक्शन करना है। करेक्शन यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे आपको कुछ कमेटी दी गई है, उनके अदर नाम जो है वो सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले है बौर कमेटी। बौर कमेटी को जो है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मुदलियार कमेटी। मुदलियार कमेटी को जो है वो जाना जाता है आपका हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, वहाँ पे शायद ऑप्शन ए बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। मुदलियार कमेटी जो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है जंगनवाला कमेटी। जंगनवाला कमेटी जो है कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। और जो बच गई आपकी करतार सिंह कमेटी, ये आपकी कहलाती है कमेटी ऑन MPWs अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपको पहले बताया था उसका करेक्शन करके ऑप्शन बी यहाँ पे करना है। ऑप्शन बी आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चंस, एंड जो आपको करेक्शन करवाना था ये वो क्वेश्चन भी हो चुका है, और प्रीवियस जो 20 क्वेश्चंस थे 6th मॉडल पेपर के वो भी अपने सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो फाइनल अपना मॉडल पेपर होगा वो होगा 7वां, वो हम जल्दी आप लोगों को और प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली जब आपका CHO का एग्ज़ाम हो जाएगा 3 मार्च को, तो उस पेपर की आंसर की ही चेक करेंगे। तो तब तक जो है आपको वेट करना है, हम आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जब आपका एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा उसके बाद। और हम आपको ये बताएंगे कि जो 7 मॉडल पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारा फाइनल जो मॉडल पेपर होगा वो जल्द ही आप लोगों को कल परसों तक जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।